स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विद सुहन के साथ। आज हम जानेंगे जो हमारे उत्तराखंड के महान विभूतियाँ हैं उनके बारे में जानेंगे। तो आज हम जानेंगे पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी के बारे में। तो इन्हीं को हिमालय पुत्र भी कहा जाता है। पंडित गोविंद बल्लभ पंत को हिमालय पुत्र भी कहा जाता है। तो इनका जन्म 10 सितंबर 1887 को हुआ है। एग्जाम की दृष्टि में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इनका जन्म कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि इनका जन्म कहाँ हुआ था। तो उस सन को भी आपको याद रखना होगा। 10 सितंबर 1887 को इनका जन्म हुआ है। जन्म स्थान कहाँ है? तो खूंट गांव अल्मोड़ा में इनका जन्म हुआ है। तो ये भी आपको याद रखना है। और पिता का नाम मनोरथ पंत जी था और माता जी का नाम श्रीमती लक्ष्मी पुष्पा था। और शिक्षा इन्होंने एलएलबी की है। और पेशा इनका वकील था, राजनेता भी थे और स्वतंत्रता सेनानी भी थे। ठीक है, स्वाधीनता सेनानी भी थे। और अगर बात करते हम, इन्होंने काकोरी केस की पैरवी भी की थी। किस केस की पैरवी की थी इन्होंने? काकोरी केस की पैरवी भी की थी इन्होंने। इन्होंने काकी क्वेश्चन आता है कि किन उत्तराखंड महान विभूतियों में से काकोरी केस की पैरवी की थी। तो हमारे आंसर आ जाएगा हमारा पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी। और इन्होंने एक प्राचार्य सभा की एक शाखा खोली गई थी काशीपुर में, जिनका नाम था प्रेम सभा। शाखा का नाम क्या था? तो प्रेम सभा। कब खोली गई थी? 1914 में। तो 1914 में गोविंद बल्लभ पंत जी ने काशी नागरी प्रचारिणी सभा की एक शाखा खोली गई थी। कहाँ खोली गई थी? तो कहाँ खोली गई थी? शाखा कहाँ खोली गई थी? तो ये खोली गई थी हमारी काशीपुर में खोली गई थी। तो कहाँ खोली गई थी? तो काशीपुर में खोली गई थी। ठीक है। क्वेश्चन आता है कि कुमाऊं परिषद के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी रही है? तो कुमाऊं परिषद के गठन में हमारी जो महत्वपूर्ण भूमिका रही है थी 1916 में, तो रही थी हमारे गोविंद बल्लभ पंत जी की। ठीक है। गांधी जी के बुलावे पर असहयोग आंदोलन के माध्यम में राजनीति में आए थे। तो कब आए थे ये राजनीति में? क्वेश्चन आता है कि पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी राजनीति में कब आए थे और किस आंदोलन के माध्यम से आए थे? तो असहयोग आंदोलन के माध्यम से राजनीति में आए थे हमारे पंत जी। और 1921 में गांधी जी के बुलावे पर असहयोग आंदोलन के माध्यम से ये राजनीति में आए थे। ठीक है। पंत जी ने स्वराज पार्टी से पहला टिकट लड़ा था। कहाँ से? स्वराज पार्टी से उत्तर प्रदेश विधानसभा हेतु ये निर्वाचित हुए थे। तो स्वराज पार्टी से इन्होंने टिकट जीता था और उत्तर प्रदेश विधान परिषद हेतु निर्वाचन 1923 में ये विधान परिषद एक निर्वाचित हुए थे वहाँ से। ठीक है। और 1927 में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के भी अध्यक्ष बने हैं। पंत जी प्रतिवेदन प्रस्तुत में भूमि सुधार के लिए आधारित थी। अब क्वेश्चन आता है कि पंत जी ने भूमि सुधार पर आधारित क्या किया था? इन्होंने प्रतिवेदन जो प्रसिद्ध था इनका, पंत प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था। कब किया था? 1931 में इन्होंने, पंत जी ने एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था। किसके लिए था ये? तो ये था हमारा भूमि सुधारों पर आधारित। ठीक है। और पंत जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो क्वेश्चन आता है कि पंत जी का राजनीतिक गुरु कौन था? तो गोपाल कृष्ण गोखले जो हमारे पंत जी के एक राजनीति गुरु थे। तो पंत जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो हमारे गोपाल कृष्ण गोखले थे। ठीक है। तो पंत जी को, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पंत जी को भारत रत्न कब मिला? तो याद रखना है आपको, ये कई बार पूछा गया है कि पंत जी को भारत रत्न कब मिला है। तो ये हमारे 1957 में मिला था। भारत रत्न पाने वाला जो हमारा उत्तराखंड का जो है एकमात्र एक व्यक्ति है जो कि प्रथम स्थान पे आता है। और भारत रत्न पाने वाला उत्तराखंड का एकमात्र व्यक्ति हमारा ये है जो कि हमारे पंत जी है। कौन है? पंत जी है। ठीक है। और ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं पंत जी।
और इनके बारे में अन्य तथ्य जानेंगे कि उन्होंने कौन कौन सी संस्थाएं बनी हैं और क्या क्या इन्होंने किया था। ठीक है, तो पंत जी ने हैप्पी क्लब की स्थापना की थी हमारे अल्मोड़ा में। क्वेश्चन आता है, हैप्पी क्लब की स्थापना कहाँ की गई थी? तो हैप्पी क्लब की स्थापना अल्मोड़ा में की गई थी। कब की गई थी? 1903 में की गई थी। और किसने की थी? पंत जी ने की थी। ठीक है, पंत जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में एक नेतृत्व नैनीताल में झंडा सत्याग्रह हुआ था। तो किसके नेतृत्व में झंडा सत्याग्रह हुआ था नैनीताल में? तो पंत जी के नेतृत्व में हुआ था। किसके समय हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय पंत जी ने नैनीताल में झंडा सत्याग्रह सत्याग्रह किया था। ठीक है, और पंत जी की जो हमारी कर्मस्थली काशीपुर रही, इसके लिए इसीलिए अंग्रेजों ने इसको काशीपुर को गोविंदगढ़ भी कहा है। तो काशीपुर को गोविंदगढ़ भी कहा जाता है। काशीपुर को क्या कहा जाता है? गोविंदगढ़ भी कहा जाता है हमारे काशीपुर को। किन्होंने बोला था? अंग्रेजों ने बोला था। ठीक है, क्योंकि किस लिए बोला था? क्योंकि पंत जी की यहाँ काशीपुर में क्या थी? एक कर्म स्थली थी। और पंत जी के नाम पे ही कृषि विश्वविद्यालय जो हमारा पंत नगर में, इन्हीं के नाम पे रखा गया था। गोविंद बल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय नाम रखा था। ठीक है, पंत जी ने एक बार न्यायालय के जज ने इनकी खद्दर टोपी पहनने पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि मैं न्यायालय के बाहर बाहर जा सकता हूँ लेकिन टोपी नहीं उतार सकता हूँ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस नेता ने कहा था कि मैं न्यायालय से बाहर जा सकता हूँ लेकिन अपनी टोपी नहीं उतार सकता हूँ? क्योंकि पंत जी की एक खद्दर वाली टोपी पहनते थे, खद्दर वाली टोप पहनते थे। और ये एक न्यायालय के जज ने बोला था, क्योंकि ये पेशे से वकील थे। क्या थे? ये पेशे से वकील थे। क्योंकि वकील जब ये न्यायालय में जो ये वकालत कर रहे थे, तो न्यायालय के जज ने बोला था इनको कि आप अपनी टोपी उतार दो। आपत्ति जताई थी। फिर पंडित जी ने कहा था कि मैं न्यायालय से बाहर जा सकता हूँ लेकिन टोपी नहीं उतार सकता हूँ। तो पंत जी ने ये कहा था। ठीक है, पंत जी पर डाक टिकट भी जारी हो चुका है 1965 में तथा 1988 में डाक टिकट जारी हुआ था। राजभाषा आयोग की सिफारिश से पंत जी ने एक पंत समिति भी कहा जाता है, इन्होंने संसदीय राजभाषा समिति का गठन किया था। कब किया था? तो ये किया था 1957 में। क्या था? संसदीय राजसभा राजभाषा समिति का गठन। तो संसदीय राजभाषा समिति का गठन किया था पंत जी ने, जिन्हें पंत समिति भी कहा जाता था। इसके अध्यक्ष भी रह चुके हैं हमारे पंत जी, और 1957 में बनाई थी। और इसका जो प्रत्यावेदन होता है 1959 के टाइम पे होता है। और पंत जी हमारे पंच तत्व में विलीन कब होते हैं? तो ये होते हैं 7 मार्च 1961 को। तो जो हमारे पंच तत्व में पंत जी हमारे विलीन होते हैं, तो ये होते हैं 7 मार्च 1961 को। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।